नमस्कार, मैं पूनम कासलेवाल रेडियो डिशम के साथ चलिए आज फिर ले चलती हूँ आपको एक ऐसे प्रदेश की ओर जिसके खाने के नाम सुनकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो आज हम चलते हैं दक्षिण की तरफ। तो आपको ले जाती हूँ कर्नाटक। अच्छे खाने का हर कोई शौकीन होता है। किसी भी विशेष स्थान का भोजन उस शहर की एक पहचान होता है जो वहाँ से ताल्लुक़ रखती है। व्यक्ति किसी भी जो भोजन है उसे देखकर वहाँ की सभ्यता, संस्कृति इन सब का अंदाज़ा लगा सकता है। तो अगर आज हम बात करें कर्नाटक की, तो यहाँ पे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार के व्यंजनों की भरपूर विस्तृत श्रृंखला शामिल है, और जिसमें शामिल है उडुपी। जो भी कोई भी नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता है उसने उडुपी के नाम से ही उसकी साउथ इंडियन डिशेस की शुरुआत हुई थी। मैं आज से बात कर रही हूँ 50 साल पहले, जब इतना ज़्यादा तरह तरह के भोजन हर प्रांत में नहीं मिला करते थे। और रागी और चावल जो है यहाँ पे विशेष रूप से खाया जाता है कर्नाटका में। और जो जो तटीय लोग हैं, जो समुद्र तट, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लंबा है, तो यहाँ पे तरह तरह की फिशेस, मछली की जो करी है उसका उपयोग किया जाता है। और अपने भोजन में दही का प्रयोग ये लोग बहुत करते हैं। और केले के पत्ते पे परोसकर खाना खाया जाता है, जिसका एक अपना ही अलग अलग स्वाद होता है। कर्नाटक के भोजन में बहुत विविधता है। चूँकि कर्नाटक में शाकाहारियों की संख्या दक्षिण राज्यों में अधिक है, इसलिए यहाँ पे अगर आप जाएंगे और आप शाकाहारी हैं तो आपको बहुत ही वैरायटीज़ मिल जाएंगी। यहाँ पे ज्वार, बाजरा, इनकी तरह तरह की रोटियाँ और इनकी डिशेस बहुत बनाई जाती हैं। इनकी इसके अलावा अन्य अनाजों की रोटियां भी बनाई जाती हैं। बैंगन से बने व्यंजन, ताज़े मसूर की दाल, पकी हुई मसालेदार दाल यहाँ पे बहुत लोकप्रिय है। और यहाँ पे जो भोजनालय हैं उनकी खास बात ये है कि ये परिवारों के द्वारा चलाए जाते हैं। तो पूरा का पूरा परिवार है, तो वो इन भोजनालयों को चला रहा है, इन रेस्टोरेंट्स को चला रहा है। तो यहाँ का जो डेकोर है और जो यहाँ का जो खाना पीना है वो बहुत ही पारंपरिक, उसमें आपको यहाँ के प्रदेश की, यहाँ की संस्कृति की एक झलक मिलती है। इसे अगर आप शाकाहारी हैं तो आप शाकाहारी स्थान पे जा सकते हैं, अगर मांसाहारी हैं तो मांसाहारी रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। यहाँ पे कुर्गी जो भोजन है उसकी जो संस्कृति है वह बिल्कुल ही अलग है। और कुर्गी व्यंजनों में सुअर का मांस और शिकार जो होता है, जो गेम मीट होता है, वो बहुत खाया जाता है। और इनके खाने के पकाने में कोकम, कोचुपुली का उपयोग बहुत किया जाता है। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे चावल बहुत मिलता है और चावल पर आधारित है, तो चावल के पकौड़े, स्टीम्ड चावल की रोटी, और इनकी जो मांसाहारी व्यंजन पकाने की विधियाँ हैं वो भी बिल्कुल अलग हैं। आमतौर पर चावल के साथ जो दही है वो एंड में, लास्ट में, अंत में खाया जाता है। कहा जाता है कि ये भोजन को पकाने में सहायक होता है। इसके अलावा घी और मक्खन, इसका उपयोग बहुत किया जाता है खाना बनाने में। जो तटीय प्रदेश में जो लोग रहते हैं वहाँ पे समुद्री भोजन, जो समुद्र से जो चीज़ें मिलती हैं, नारियल और नारियल के तेल का इस्तेमाल बहुत होता है। शोरबे को ये लोग गस्सी कहते हैं, और मुर्गा, मछली, मांस आदि बनाए जाते हैं, चावल के साथ खाया जाता है। दालों और सब्जियों को नारियल और मसालों के साथ पकाया जाता है। इसके अलावा रसम, एक बहुत ही पतला शोरबा जैसा सूप होता है, वो बनाया जाता है, जिसे सारू कहते हैं, और इसे भी चावल के साथ परोसा जाता है। भोजन में सब्जी से बने व्यंजन शामिल होते हैं, जिसे पालिया कहा जाता है। इसके अलावा दही से आधारित तंबली, मीठा, गोजू, अचार, हापला और पापड़ शामिल होते हैं। यहाँ के कुछ जो विशेष नाश्ते हैं, जैसे बन, बिस्कुट, रोटी, गोली, बाजी, ये सब चीज़ें शामिल है इसमें। तो अगर हम कहें कि भारत में जो साउथ इंडियन भोजन को प्रसिद्ध बनाने में जिसका हाथ है वो है उडुपी होटल्स। और वास्तव में दक्षिण, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो उत्तर भारतीय लोग हों उनकी जो एक शुरुआत जो खाने की हुई थी दक्षिण भारतीय भोजन की, वह उडुपी होटल से हुई थी। तो ये आपको हर जगह उत्तर भारत में मिल जाएंगे। छोटे छोटे से रेस्टोरेंट होते हैं और शाकाहारी भोजन यहाँ पे मिलता है। अगर किसी नॉर्थ इंडियन से बात करें तो उसके लिए साउथ इंडियन भोजन में डोसा, इडली, सांभर होगा, ऐसा नहीं है। साउथ इंडियन डिशेस में भी इतनी वैराइटीज़ हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ
वैराइटीज़ मिलती हैं कि आप अगर रोज़ भी खाना शुरू करेंगे तो पूरे साल आप एक नया नाश्ता खा सकते हैं। तो ये मसाला डोसा, रागी रोटी, अक्की रोटी, वांगी भात, खारा भात, केसरी भात, और एक है दावनगरे बेने डोसा। बेने डोसा इस थोड़ा थिक बटर में बनाया जाता है। इसके अलावा रवा इडली, मैसूर मसाला डोसा, कुद्बुपुरी, मतलब इतनी वैराइटीज़ ऑफ डोसाज एंड इडलीज़ आपको मिल जाएंगी कि आप थक जाएंगे, पर उनकी जो वैरायटी है वो ख़त्म नहीं होगी। दोपहर के खाने में ज़्यादातर सांभर, रसम और बेसी बिले भात जैसा एक स्वादिष्ट भोजन तैयार है। बेसी बिले भात इस कॉम्बिनेशन ऑफ सांभर, सब्जियां और चावल का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसके अलावा नीर डोसा जैसे कि नाम में ही है, नीर मतलब होता है तुलू, पानी। तो नीर डोसा यहाँ का एक बहुत ही प्रसिद्ध पकवान है, वेरी लाइट, तुरंत बन जाता है। चावल को पानी में कुछ घंटे के लिए रात भर भिगो जाता है, और चावल और पानी और बस थोड़ा सा नमक, इन्हीं चीज़ों की वेरी सिंपल नीर डोसे को चटनी, करी या सांभर के साथ परोसा जाता है। इसके अलावा कोरगी गसी जो है, ये चिकन, गसी का अर्थ होता है चिकन, तो ये चिकन करी होती है और इसमें नारियल, ताज़े नारियल के साथ इसे पकाया जाता है। मैंगलोरियन डिश है, इसको सेट डोसा के साथ खाया जाता है। इसके अलावा मैसूर मसाला डोसा, जिसमें डोसे में एक चटनी का पेस्ट लगाया जाता है, स्पाइसी होता है बहुत, और कुरकुरा डोसा, और उसे फिर मैश्ड के हुए आलू के साथ भरा जाता है, और उसके साथ नारियल की चटनी और लाल चटनी के साथ इसे दिया जाता है। और जैसे मैंने कहा बेन्ने डोसा, इसकी शुरुआत ही कर्नाटक में हुई थी। यह कन्नड़ भाषा का शब्द है, और मक्खन, और इस डोसे को इस मक्खन के साथ पकाया जा सकता है, पकाया जाता है, तो आप सोच ही सकते हैं कि इसका स्वाद कितना लाजवाब होगा। इसके अलावा थट्टे इडली बेंगलोर की एक मशहूर इडली है। कर्नाटक के लोग अपना मीठा खाने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं, तो यहाँ का जो मेन डिश आप कह सकते हैं वो है मैसूर पाक, मुंह में घुल जाने वाली एक डिश है। साउथ में दूध या छेने की मिठाइयाँ नहीं, यहाँ पे बेसन, दाल, इन सब का प्रयोग करके मिठाइयाँ बहुत बनाई जाती हैं। तो मैसूर पाक, उब्बट्टू, हेलगे, धारवाड़ पेड़ा, फेनी, चिरोटी मिठाइयाँ बहुत प्रसिद्ध हैं यहाँ पे। इसके अलावा नारियल की तरह तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। यहाँ की जो मिठाइयाँ हैं वह उत्तर भारत से बिल्कुल आपको विपरीत मिलेंगी। कोकोनट का बहुत इस्तेमाल होता है, और ये दूध पर आधारित नहीं होती, और यहाँ की जो अधिकतर मिठाइयाँ हैं वो रिफाइंड चीनी के बजाय गुड़ से बनाई जाती हैं। धारवाड़ पेड़ा जो है, अगर देखें तो वैसे तो इसका जो बेसिक है वो नॉर्थ से ही है, पेड़े तो मथुरा के ही पर मशहूर हैं। तो एक मध्य प्रदेश के एक उन्नाव के एक ठाकुर थे जो धारवाड़ में स्थानांतरित हो गए थे, वहाँ पर पहुँच गए थे, और वहीं से वो लेकर आए, और उसमें कुछ चेंजेस हुए। यह पेड़ा थोड़ा अलग होता है मथुरा के पेड़े से। जैसे मथुरा का पेड़ा थोड़ा हार्ड होता है, ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, और उसके ऊपर एक चीनी की एक हल्की सी बुरादा सा चिपका होता है, ताकि ये आपस में चिपक ना जाए, इसके लिए। मैसूर पाक का तो नाम आपने सुना ही होगा। यह डिश घी से भरी होती है, और चने का आटा, बेसन से बनी होती है, मुंह में रखते ही घुल जाती है। इसे मिठाइयों का राजा भी आप कह सकते हैं मैसूर पाक को। अब और आपको बताएं कि एक पुरानी मान्यता है कि इसका जो इजाद हुआ था, कैसे हमेशा देखा गया है कि जो भी मिठाई होती है जो कि बहुत मशहूर हो जाती है, या उस राज्य का एक जो नाम है उसी से पहचान बन जाता है, वो गलती से बनी थी। तो राजा के लिए जल्दी जल्दी में कोई एक डिश बनानी थी, और शक्कर के घोल में बेसन मिला के दे दिया गया, और उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने कहा कि इसे सभी जगह पूरी जनता को इसे उपलब्ध कराया जाए। तो जैसा कि आप देखेंगे कि हर प्रदेश का खाना अलग है, हर प्रदेश की विभिन्नताएं अलग है। जो खाना जहाँ मिलता है और वहीं खाया जाए, जो क्षेत्रीय चीज़ें मिलती हैं उन्हीं से मिला जुला के बनाया जाए, उस खाने का स्वाद ही अलग होता है। अब हम हर प्रदेश जा तो नहीं सकते, पर हर प्रदेश का खाना ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। आजकल आपको ये सभी डिशेस हर जगह मिल जाएंगी। आप डिफरेंट ब्लॉगर्स को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे जा सकते हैं, वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। जो भी आप आसानी से बना सकें ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई करिए कर्नाटक की कोई ना कोई डिश। धन्यवाद। It's very important to have a smart CPA who works on your side to manage your tax and financial matters. You need someone to represent you to deal with Canada Revenue Agency, banks, financial institutions, or government. You need someone who can keep you updated on recent tax laws, government benefits, and various funding options available to you. At Balbir CPA Advice Center, we work for you to grow your business and build your wealth.
We serve our clients all over Canada with our robust cloud tools. Download our iPhone and Android mobile app to get updated information about tax, benefits, and business opportunities. Visit www.cpaadvicecenter.ca or call 888-729-1860. You would love dealing with a modern accounting firm. तो आज हम बनाने जा रहे हैं मैसूर की फेमस इंस्टेंट रवा इडली. Before I start, I will show you the ingredients. This is something which goes in the vagar: chana dal, sarson, सूखी लाल मिर्च, करी पत्ता and some cashew nuts. This is 1.5 कप दही है जो कि खट्टा है. उसे मैंने थोड़ी देर पहले बाहर निकाल के रख दिया था, 3-4 घंटे पहले, ताकि ये खट्टा हो गया है. यहाँ आप देख रहे हैं 1 कप सूजी है, अराउंड 1/4 कप ऑफ ग्रेटेड कैरेट्स एंड सम धनिया की पत्ती. तो सबसे पहले हमने यहाँ एक कढ़ाई में कुछ तेल गरम कर लिया है और अब इस तेल में मैं डालूंगी सरसों के कुछ दाने. एज यू कैन सी, जैसे ही वो इस तरह से फूटने लगेंगे सरसों के दाने, आई एम गोइंग टू ऐड चना दाल टू इट. यहाँ पे चना दाल डाल रही हूँ मैं और साथ के साथ डाल रही हूँ करी पत्ता. ये करी पत्ता मेरे पास यहाँ पे मिलता है, बहुत अच्छा फ्रेश मिल जाता है, बट समटाइम्स क्योंकि हमेशा इतना यूज़ नहीं होता है तो मैं उसे सुखा के रख लेती हूँ यहीं अंदर छाँव में, और ताकि जब भी वक्त मिले मैं उसको, जब भी मुझे ज़रूरत हो मैं उसको यूज़ करूँ. तो यहाँ पर हम चने दाल को भूनेंगे until it turns little light brown, और इसी वक्त मैंने इसमें ये लाल मिर्च भी डाल दी. This is, you can say, also a very standard kind of vagar goes in South Indian cooking. आज जो मैं इडली बना रही हूँ ये मैसूर में ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 के समय में कह सकते हैं कि इसका इन्वेंशन हुआ था. सोल्जर्स को ले जाने में आसानी होगी, बिकॉज जो रेगुलर इडली और डोसा बनता है उसका जो प्रोसेस है, बाय द टाइम उसे चावल और दाल को सोख करके उसे पीसा जाता है और फिर उसे फर्मेंट करने के लिए रखा जाता है, विच कैन टेक अप टू 7 to 8 hours डिपेंडिंग ऑन द सीजन, और उसके बाद उसे बनाया जाता है नाइस सॉफ्ट फ्लफी इडलीज और क्रिस्पी डोसाज, विच इज़ गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो एज द फर्मेंटेड फूड. लेकिन ये जो इंस्टेंट इडली है ये रवा सूजी से बनती है, थोड़ी मीडियम साइज सूजी है, जो कि तुरंत बनाई जा सकती है अगर आपके पास बेसिक चीज़ें अवेलेबल हों. तो अब यहाँ देख सकते हैं कि चने की दाल है, चेंज द कलर लिटिल लाइट ब्राउन. एट दिस टाइम आई एम गोइंग टू ऐड कैशू नट्स. रिमेंबर, कैशू नट्स बहुत जल्दी रंग बदल लेते हैं, अगर आप इन्हें पहले डाल देंगे तो ये जल जाएंगे. अब हम देखेंगे कि जब कैशू नट्स हल्के से लाइट ब्राउन हो, नॉट बहुत ज़्यादा, नहीं तो ये जल जाएंगे और कड़वे रहेंगे. जब ये हल्के से लाइट ब्राउन हो जाएंगे और एट दैट मोमेंट आई एम गोइंग टू ऐड रवा टू इट. यू कैन ऑल्सो ऐड रवा आप पहले भी ड्राई रोस्ट करके भी रख सकते हैं, बट अगेन इंस्टेड ऑफ डूइंग 2-3 मल्टी स्टेप्स आई लाइक टू डू कट डाउन द स्टेप्स, तो इसलिए. तो अब देखेंगे कि यहाँ पे कैशू नट्स थोड़े थोड़े हल्के ब्राउन हो गए हैं. अब मैं इसमें 1 कप सूजी जिसे कहते हैं वह डालने वाली हूँ, और अब मैं इसको भूनूंगी. ध्यान रहे आपकी आंच मीडियम ही रहे, इसे ज़्यादा तेज़ ना करें. हमें रवा को कोई ब्राउन नहीं करना है, जस्ट 2-3 मिनट भूनना है ताकि इसकी जो एक रॉनेस है वो निकल जाए. और अब देखेंगे आप, जब मैं ये भून रही हूँ तो अच्छे से इसमें जो तेल है, वो जो भी ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं वो इसमें अच्छी तरह से मिल गया है. मुझे घी का फ्लेवर और स्वाद बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा बहुत घी जो कुकिंग में जाए. तो यहाँ पर भी जब मैंने इसमें जो रेगुलर वेजिटेबल ऑयल डाला था उसमें मैंने 1/4 टीस्पून घी डाला है. तो जो भुनने में जो उसकी खुशबू आती है उसका एक अलग ही एक मज़ा होता है, एक अलग ही स्वाद होता है. और अब यहाँ पे हमें रवा को हल्का मीडियम आंच पे 1-2 मिनट तक भूनना है. और यहाँ पे मैंने ये दही तैयार करके रखा है, ये 1.5 कप के करीब दही है. इफ यू सी इन द ओरिजिनल रेसिपी, इट डजंट आस्क फॉर एनी काइंड ऑफ सोडा और बेकिंग पाउडर, पर कब मैंने देखा है कि कई बार उसकी वजह से इडली इतनी सॉफ्ट या फ्लफी नहीं होती है. तो आई हैव ऑल्सो एडेड 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा एंड 1/4 ऑफ सोडा बाइकार्ब एंड सॉल्ट टू माई मिक्सचर.
यहाँ पर मेरा जो इडली का जो बर्तन है जिसमें मैं बनाने वाली हूँ वो गर्म हो रहा है। उसमें पानी मैंने उबलने रख दिया है और इसे मैं आई एम गोइंग टू सर्व विद एक पोड़ी मसाला होता है जिसे गन पाउडर भी कहते हैं, उसके साथ एंड कोकोनट चटनी। तो अब यहाँ देखेंगे कि आप इस वक्त ये लगभग बन चुका है और मैं गैस ऑफ कर दूंगी। लेकिन अभी इसको तुरंत मैं दही में नहीं मिलाने वाली हूँ, दही फट भी सकती है। सो आई एम गोइंग टू wait until it cools down slightly and then I'm going to mix it with the curd and then I will show you the next step. तो यहाँ देखिए जो सूजी है, जो भुनी हुई सूजी है 1 कप और 1.5 कप दही है उसे मिला लिया है। साथ में इसमें है ग्रेटेड कैरेट्स, कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च और अदरक, नमक। इस तरह से केक के बैटर के जैसे इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने मोल्ड तैयार किए हैं, नथिंग फैंसी बट इट्स जस्ट ऑप्शनल। मेरे पास चुकंदर उबला हुआ पड़ा था, उसे मैंने यहाँ नीचे डाल दिया है ताकि जब इडली निकालेंगे तो उसके ऊपर एक अच्छा सा पैटर्न आ जाएगा जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। इस तरह से आप इडली मोल्ड्स को भर लीजिए। यहाँ पे इसमें मैंने कुछ टमाटर का टुकड़ा लगाया है, आप चाहें तो ना चाहें यहाँ पे आप भुने हुए काजू भी रख सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। अगेन किसी भी रेसिपी की जब भी हम बात करते हैं तो लोग कह सकते हैं अरे हमारे यहाँ तो ऐसी नहीं बनती या दिस इज़ नॉट द राइट वे। सो लेट मी जस्ट टेल यू कि हर परिवार का अपना एक तरीका होता है। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल। आपको जो अच्छा लगे, आपके परिवार में जो खाया जाता हो, यू कैन ऑलवेज add or delete or minus things according to your needs. तो अब मैं इसके बाद इसको स्टीम करूँगी for around 15 minutes and then I'm going to show you how it look like. So I'm going to stack it. ये मेरे पास बहुत पुराना इडली का मोल्ड है and I think it is time to buy a new one because ये थोड़ा सा टूट चुका है. So it goes here in this idli mold and then this is here and so now rava idli is being served with coconut chutney and podi powder, which is also called gunpowder. I added little sesame oil to it. So as you can see, they are very soft and fluffy. Thank you. Hi, I'm Gogi Kaur and I specialize in home, auto, business and life insurance. I deal with all major companies and will get you the best rates for your commercial or business insurance needs, like commercial general liability, commercial cars or commercial properties. Call me on 416-917-4445, 416-917-4445 or visit my website thebig.ca/Gurvinder. Are you giving up your dream to own your own home? Wondering how to get the mortgage to buy your dream home? Wondering where to get the lowest interest mortgage? Are you worried about finding a mortgage professional you can trust? No problem. Contact us now at Divine Mortgage Group. At Divine Mortgage Group, we work for you to plan mortgage for your dream home. We offer fast and convenient service to arrange mortgage of lowest rates. Contact us now and we can help to buy your dream home. Divine Mortgage Group. Hi everyone, today I'm making Karnataka's famous dish Bisibelebath. It is a complete meal. The reason I say it is complete meal because it has a lot of vegetables, pulses and spices. So that is why it is a complete meal. The ingredients I'm using is split chickpeas, coriander seed, cinnamon stick, I'm using a very small stick, elaichi skin, dried red chilies. I'm using Byadgi here and this is Guntur. Byadgi is something similar to Kashmiri lal. It adds more color and mild hotness. And Guntur is something similar to Tikha lal, which add really hotness to it. I'm using only one Guntur because I want the dish to be slightly mild. If you want it spicy, you can add more Guntur. I'm using split pigeon peas or tur dal, rice,
shredded coconut, 1 potato, quarter cup peas, beans, carrot and onion. I'm using 1 carrot and 1 onion in this recipe. You have to roast all these ingredients in a little bit of oil. I'm using 1 to 1.5 teaspoon of oil. Take a pan and put 1 to 2 teaspoon of oil to this. Once oil is heated, you can add the dry spices. So I'm adding all the dry spice to the oil. So roast it nicely. You will know it is done once you start getting a nice aromatic smell. Along with that, you can see the split chickpeas turning slightly into golden brown color. So that is when you have to stop frying it. Otherwise, it will get burnt. So this is how it's look once it is roasted. I'm using 1 tomato and tamarind pulp. So what I have done is I have soaked the tamarind in warm water and I have extracted the pulp, and this is how it looks once the pulp has been extracted. I'm going to grind all these ingredients into a fine paste. So this is how it looks. It is slightly runny and this is how it looks. I've taken a cooker and I have heated some oil. I have taken around 1 tablespoon of oil in this. Once the oil is heated, add mustard seed to it. I'm using around 1 teaspoon of mustard in this. Allow the mustard to splatter. I'm adding curry leaf, asafoetida, onions. So I'm going to fry the onions till it turn into pale pink or kind of translucent. Now add all the vegetables. Give it a good stir or good mix. So add washed rice. I'm using Sona Masuri. Never use basmati as it has its own fragrance and it will spoil the taste of the dish. And I have taken the rice and the split pigeon peas ratio in 1:1. So that is the ratio you have to maintain to make this dish. If you take 1 cup of rice, you have to use 1 cup of split pigeon peas. So I have washed the split pigeon peas as well. Give it a good mix. Make sure all the veggies is mixed. Add the masala. I'm adding little water. We don't want to waste
the masala. I'm using 2 cups of water. For the ratio of rice and peas I have taken, I need 2 cups of water. I have used half a cup of rice and half a cup of tur dal. So that's why I'm putting 2 cups of water. And since even the masala is paste and runny, so that is good enough. Add salt as required as per your taste. Let me check the salt. Yeah, it's perfect. I'm going to add little jaggery. One jaggery is good source of iron, and also it balances the flavor of the spices and the tamarind. So adding jaggery is a must. At this stage, you can add ghee or clarified butter. It gives a very good taste. I'm going to cover the lid. So this is how the hot bisbalabat looks. So you can serve it with papadam or bundi. So bisbalabat is ready. I hope you guys are going to try out this recipe today.